नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रिपोर्टर लाइव में हम अपने तमाम संवाददाताओं से लेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। मॉनसून सत्र के 8वें दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। पूरी खबर बता रही हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। संसद के मानसून सत्र का आज 8वां दिन था। आज भी शुरू हुआ है संसद का मानसून सत्र। लोकसभा की बात की जाए तो जैसे ही लोकसभा का सत्र शुरू हुआ था, ठीक 5 मिनट के बाद उसको स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि लगातार हंगामा हो रहा है। हंगामा मणिपुर को लेकर लगातार किया जा रहा है। विपक्ष लगातार हमला वाला है सत्ता पक्ष पे, और इसलिए एक के बाद एक कार्रवाई बाधित होती हुई नजर आ रही है। राज्यसभा की बात की जाए तो उस समय कार्रवाई जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट चली थी, लेकिन उसके बाद से फिर कार्रवाई स्थगित हो गई थी 12 बजे तक के लिए। जब 12 बजे कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। यही सिलसिला आज चला, और आखिरकार जब 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो चाहे लोकसभा की बात की जाए या राज्यसभा की बात की जाए, दोनों सदनों की कार्यवाही जो है वो अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई, यानी कि मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। इस दौरान पीयूष गोयल ने साफ तौर पर कहा, उन्होंने विपक्ष पर हमला किया। विपक्ष पर हमला करके उन्होंने कहा है कि हम मणिपुर में चर्चा के लिए तैयार है, मणिपुर के मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। विपक्ष किसी की सुन ही नहीं रहा है, विपक्ष खुद चर्चा से भाग रहा है। तो वही विपक्ष लगातार कह रहा है कि हमें आपके साथ चर्चा नहीं करनी, हमें गृह मंत्री नहीं चाहिए, हमें कोई केंद्रीय मंत्री नहीं चाहिए, हमें सीधे पीएम नरेंद्र मोदी चाहिए। हमें उनको सामने लाइए, वो बयान देंगे दोनों सदनों में, उसके बाद हमारे कुछ प्रश्न है उनको जवाब देंगे, तब जाके हम ये वादा जो है वो उत्पन्न नहीं करेंगे। और ऐसे में देखिए, अविश्वास प्रस्ताव भी विपक्ष की तरफ से लाया गया, कहा यह जा रहा है 2 या 3 अगस्त का वो दिन है जब ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा, और कहा यह जा रहा है कि उस दिन प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ेगा, दोनों सदनों में बयान देना पड़ेगा, प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका जवाब भी देना होगा। अब देखना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव कब लाता है। हालांकि साफ तौर पे कह दिया गया है कि अल्पकालिक चर्चा होगी मणिपुर पर, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि संविधान के अकॉर्डिंग 267 के अनुसार हमें एक लंबा वक्त चाहिए, ठीक तरीके से सवालों के जवाब दिए जाए, उसके बाद से हम जाके कहीं संतुष्ट होंगे। तो अब देखना होगा, 8वें दिन बाधित हो चुका है, अगले क्या कुछ दिनों में निकल के सामने आता है। क्या ये अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा या नहीं होगा, पीएम मोदी सदन में आएंगे या नहीं आएंगे, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। मणिपुर वायरल वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा, बता रहे हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। मणिपुर हिंसा मामले के बाद जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया था, तो उसको देखते हुए जब वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेजी से वायरल होने लगी थी, तो उसको लेकर सदन में भी हंगामा देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद विपक्ष पूरी तरीके से जो है मजबूती से इसकी लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन उसके बाद बात की जाए तो मणिपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई की गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ा ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य में करीब 3 महीने पहले शुरू हुई हिंसा भड़काने के बाद यह मामला महिलाओं के खिलाफ एकमात्र उदाहरण नहीं है। मणिपुर में जिन महिलाओं को नग्न घुमाने गया है, उन्हें 7 यौन उत्पीड़न किया गया है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सभी पर एफआईआर जांच के लिए उठाए गए कदम पुनर्वासी के लिए कहा गए कदम उठाए गए हैं, आदि मुद्दे पर जवाब मांगा है। इन जवाबों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिर से इस मुद्दे पर सुनवाई करेगी। इस सुनवाई के दौरान एनजीओ ने अदालत को बताया है कि महिलाएं हिंसा में भागकर दूसरे राज्य में चली गई हैं, वह जहां हैं वहां उनका बयान दर्ज किया जाना चाहिए। इस पर सीजीआई ने पूछा है कि क्या उनमें से अधिकतर महिला दिल्ली में हैं, अगर हाँ है तो उनको बयानों में भी दर्ज किया जाना चाहिए। सीजीआई ने कहा है कि हमारा विचार यह सुनिश्चित करना है कि हम समाज में संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास भी भावना पैदा की है। मणिपुर मामले में सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में की गई है, तो लेकिन उसके बाद जो है चंद्रचूड़ा साहब ने कहा है कि इस तरीके से जिस महिलाओं को जो दूसरे देश में गई हैं उनके बयान भी दर्ज कराए जाएं। जिस तरीके से बताया जा रहा था वहाँ लगातार कि महिलाओं को इस मामले को देखते हुए जिस महिला काफ़ी डरी हुई हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो देश छोड़ के जो है दूसरे राज्य में छिपे होने की भी बात कही है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। आबकारी नीति घोटाला मामले में आज दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की राउंड जमानी कोर्ट में पेशी हुई। पूरी खबर बता रहे हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज ईडी को नोटिस जारी किया है। बता दें कि मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है, लेकिन उसके बाद ही मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर उनसे इजाजत मांगी है कि आखिरकार उनके पैसे निकालने को लेकर भी उन्होंने इजाजत मांगी। कहा है कि मेरी पत्नी की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब है, उसके सुधार के लिए कुछ पैसे भेजने की भी
बात कही है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता अपने अकाउंट से पैसे की निकासी के लिए कोर्ट में अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा है कि पत्नी का इलाज और घर का खर्चे के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता है, लेकिन ईडी की ओर से लगाए गए रोक की वजह से वह निकासी नहीं कर पा रहे हैं। ईडी ने उनके अकाउंट जब्त कर रखे हैं। स्पेशल जज एम के नागपाल ने ईडी को नोटिस जारी किया है। सिसोदिया की याचिका पर अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। बैंक ने कोर्ट के लिखित आदेश के बिना निकासी का इनकार कर दिया है, जिसके बाद सिसोदिया ने अनुमति मांगी है। सिसोदिया की तरफ से उनके वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा है कि बैंक को उन्हें रकम निकासी की अनुमति नहीं दे रही है, जो कि इलाज और दूसरे खर्चे के लिए जरूरी है। इसी बीच कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि शेष आरोपियों के दस्तावेज सौंपे जाएं। कोर्ट ने बताया कि दस्तावेज पहले से ही कुछ आरोपियों को दे दिए जा चुके हैं। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोपी अर्जुन पांडे की जमानत याचिका का भी विरोध किया है और कहा है कि 44 करोड़ रुपए का लेन देन में उनकी अहम भूमिका थी। एजेंसियों ने कहा है कि वह साउथ लांबी से संबंध को लेकर जारी जांच को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिल्ली के कथाकथित शराब घोटाले में लगे आरोपों को लेकर मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 9 मार्च को ईडी ने उन्हें अपने गिरफ्तार में ले लिया था। सिसोदिया इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि दिल्ली के शराब नीति गलत तरीके से बदलाव करके शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया है और बदले में उन्हें रिश्वत हासिल की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजा है। कहा है कि उनकी जो पैसे का लेन देन है उसे जो है उनके नोटिस दिया है और कहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर और उन्होंने अपनी पत्नी का इजाफा देते हुए कहा है कि मेरी पत्नी बीमार रहती है, उसके खर्चे के लिए भी पैसा चाहिए। लेकिन उसके बाद भी कोर्ट से साफ तौर पर कहा है कि अगली सुनवाई 4 अगस्त को की जाएगी। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। हरियाणा के मेवात में भगवा यात्रा के दौरान 2 गुटों में टकराव हो गई। पूरी खबर बता रही हमारी सहयोगी प्रियंका मिश्रा। हरियाणा के मेवात में आज 2 भगवा गुटों में हिंसा के झड़प की खबरें आ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2 गुटों में किसी बात को लेकर झड़प की शुरुआत हुई और उसके बाद हिंसा ने भारी रूप ले लिया। इस मौके पर पथराव शुरू हो गया और फायरिंग की भी बातें सुनी जा रही है। इस पूरे पथराव के बीच में कई लोगों की घायल होने की खबरें आ रही हैं। मामला गंभीर हो चला है। जानकारी ये भी है कि पुलिस की वैन वहां पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने बीच में कोई बीच बचाव नहीं किया और इस वजह से ये हंगामा और ज्यादा बढ़ गया, पथराव और ज्यादा बढ़ गया और गंभीर रूप से घायल लोग बताए जा रहे हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस तरह की खबरें पहले भी आती रही हैं। 2 गुटों के बीच में इस तरह की बातें होती हैं और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं मामला बढ़ जाता है। मामला फिलहाल बढ़ चुका है। किस बात को लेकर बात शुरू हुई थी इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस को जब जानकारी मिली और मामला अधिक गंभीर हो गया, तब कहीं पुलिस ने बीच में जाकर बीच बचाव किया और अब इस मामले की जांच चल रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं प्रियंका मिश्रा, इंडिया वॉइस। उधर जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में सोमवार को महाराष्ट्र के पालघर स्टेशन के पास अंधाधुंध फायरिंग हो गई। पूरी खबर बता रहे हमारे सहयोगी प्रियंका मिश्रा। आज महाराष्ट्र के पालघर में सुबह 5 बजे जयपुर मुंबई ट्रेन में एक हादसा हो गया, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल ने अपने सीनियर एएसआई पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और ऐसे में एएसआई के साथ ही साथ 3 अन्य लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल का नाम चेतन था और मानसिक रूप से वो बीमार चल रहा था। किसी बात पर दोनों में कहासुनी होती है और उस कहासुनी के बाद उसने गुस्से में आकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसमें एएसआई समेत 3 अन्य लोगों की मौत हो गई। इस पूरे मामले की अभी तक जांच चल रही है। अब जानकारी के बाद ये पता चलेगा कि आखिर इस तरह का हादसा क्यों हुआ है। फिलहाल इस हादसे से आसपास के ट्रेन के सभी लोग डरे बताए जा रहे हैं और इस हादसे की पूरी जानकारी के लिए अब पुलिस सूत्रों के साथ ही साथ गवाहों से भी बातचीत कर रही है कि आखिर हादसा किस वजह से हुआ था, क्या वजह थी जिससे कहासुनी हुई थी। फिलहाल इस हादसे के बाद ट्रेन के सभी यात्री स्तब्ध नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामले की छानबीन की शुरुआत कर दी है और चारों ही बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं प्रियंका मिश्रा। उधर अलीगढ़ में घर जा रहे हिस्ट्री सीटर और बीएसपी नेता की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडेर। क्षेत्र के टोल प्लाजा अलीगढ़ में एक बार फिर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। आपको बता दें पूरी घटना थाना गवाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास के, जहां पर एक हिस्ट्री सीटर की कल रात तकरीबन 11:30 बजे उसके कुछ साथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें सीटर का नाम भोलू है, जिसके पास करीब 10 से 12 मुकदमे दर्ज हैं हत्या के, लूट के। उसको जब कल शाम में एक रेस्टोरेंट के उद्घाटन में गया था, वहाँ से वापस लौटते समय उसकी किसी से कहासुनी हुई। कहासुनी होने के बाद में हमलावर बाइक पर सवार होकर उसके पीछे आए और गाँव से तकरीबन
2 किलोमीटर पहले एक गवाने के पास में एक पेट्रोल पंप पड़ता है, जहाँ पर उसको रोक लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे भोलू की मौके पर मौत हो गई। वहीं पूरी घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया, क्योंकि जो मौजूदा जो व्यक्ति था जिसकी मौत हुई है वह स्टेशन साथ भी क्षेत्र का दबंग भी था, जिससे तमाम नेता तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और रात में ही जो गिरफ्तारी जो व्यक्ति जिन्होंने गोलीबाजी की थी, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई। वहीं पुलिस का कहना है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरे की तलाश जारी है। पुलिस का मानना है कि जो घटना घटी है इसमें पुरानी रंजिश का मामला है, क्योंकि जो युवक था वह भी टीचर था और जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है वह तो बदमाश ही हैं। फिलहाल पुलिस जो है एक आरोपी है जो उसकी तलाश जारी है, वहीं जो मृतक है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैं प्रदीप पुंडी, इंडिया वॉइस के लिए, अलीगढ़। अयोध्या में रामलला के श्रद्धालु को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट देगा बड़ी सौगात। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी अभिनव सिंह। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा अयोध्या में आने वाले तमाम श्रद्धालुओं एवं राम भक्तों को एक बड़ी सौगात भेंट की गई है। आप इसमें देख सकते हैं कि इस समय हम श्री राम जन्मभूमि जो मुख्य मार्ग है, ये राम जन्मभूमि पथ है। इस पर इसको लगभग 39 करोड़ की लागत से ये पथ का निर्माण कराया गया है, क्योंकि जो भी पहले राम भक्त या भी जो भी श्रद्धालु अयोध्या में आते थे वो रंग महल को होते हुए भगवान श्री राम के दर्शन पूजन करते थे। उसकी दूरी जो भी रही हो, उसकी दूरी में लगभग 800 मीटर की जो कमी हुई है, इस पथ का निर्माण होने से इस निर्माण का इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा है। इसी मार्ग से अयोध्या में आने वाले श्रद्धालु आएंगे, इस पर दर्शन पूजन करेंगे। और बताते चलें कि आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके यहाँ पर जो भी यहाँ पर चेकिंग पॉइंट, जो मुख्य मार्ग पर चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं, किस तरह से आप चेक पूरा देख पा रहे होंगे कि जो भी प्रतिबंधित चीज़ें हैं उनको अंदर जाने से बिल्कुल रोका जा रहा है। अब साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि लगभग जो ये पथ है, श्री राम जन्मभूमि पथ है, इस पर लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं को एक बार में भगवान राम के दर्शन पूजन कर सकेंगे। आपको बताते चले हमारे साथ ये जो अयोध्या में आने वाले भगवान श्री राम के श्रद्धालु हैं, तो उनसे हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है? श्री राम। क्या नाम है सर? नाम क्या? दिवाकरन। कहाँ से आए हैं? तमिलनाडु से। से। चेन्नई का। कैसा लग रहा है आपको? चेन्नई कैसा लग रहा है? कनाडा। आप भगवान राम के दर्शन पूजन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हिंदी नहीं है। इंग्लिश में ही बोल दीजिए। इंग्लिश में ही। बेस्ट। तो देख सकते हैं तो अयोध्या में तमाम पूरे भारत से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन पर किस तरह का हर्षोल्लास देखा जा रहा है। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। उधर बदायूं में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चढ़े। पूरी खबर बता रहे हमारे संवाददाता विजय कुमार। बदायूं जनपद के मुजरिया थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर मेवाली गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। वहीं जमकर लाठी डंडे चलने से 5 लोग घायल हो गए थे, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं 4 लोग, एक महिला सहित चारों लोगों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। वहीं संबंधित थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बदायूं से इंडिया वॉइस के लिए विजय राय। देवरिया में अदाकारा अर्शी खान एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता घनश्याम। अर्शी खान के महिला मैनेजर को के मारपीट के मामले में जो मुख्य आरोपी अभिषेक शर्मा हैं, उनकी गिरफ्तारी की दबाव बना रहे हैं। अर्शी और उनके महिला मैनेजर दोनों अभी देवरिया में रुकी हुई हैं और उनका ये कहना है कि जब तक मुख्य आरोपी अभिषेक शर्मा और उनके साथ 3 लोग और हैं, मारपीट में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक मैं देवरिया से मुंबई नहीं जाऊंगा। और साथ ही FIR भी हो गया है। इन्होंने कहा है कि इसी तरह हमारे जो महिला मैनेजर के साथ मारपीट हुई है वो ठीक नहीं है, जिसको लेकर प्रशासन पर दबाव बनाई हुई है और आज भी वो करीब 1 हफ्ते से देवरिया में डेरा डाली हुई हैं और उसी बात को लेकर वो अधिकारियों से मिल रही हैं और उनका कहना है कि यथाशीघ्र गिरफ्तारी हो। घनश्याम में उधर देहरादून में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की बैठकें लगातार जारी हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां अभी से सियासी दलों ने शुरू कर दी है। बीजेपी की जो बैठकें हैं वो लगातार यहां पर हो रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष इस समय उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां वो विभिन्न बैठकें कर रहे हैं, चाहे टोली बैठकें हों, चाहे कोर ग्रुप बैठकें हों या मंडल अध्यक्ष हों, जिला अध्यक्ष हों, सभी से अपनी तैयारियों के बाबत वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। बीजेपी का लक्ष्य आगामी लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटों को जीतने का है, जबकि विपक्षी दल अभी भी ये कह सकते हैं कि अपने संगठन की जो उलझन है उन उलझनों में उलझे हुए नजर
आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तैयारियां अन्य दलों की अपेक्षा 2 कदम आगे यहां पर चल रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी 24 के रण के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि विपक्षी दल सिर्फ दावे कर रहे हैं कि बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं है, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं जो जनता के बीच जा सके। कैमरामैन हसुनैल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। वहीं रायबरेली में अभ्यर्थियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखा है। क्या है पूरा मामला, हमारे संवाददाता बता रहे राजू तिवारी। सरकारी नौकरी में 5 साल की समय सीमा बढ़ाने को लेकर आज युवाओं के द्वारा खून से लिखे हुए पत्र को देकर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के का है, जहां पर डीएम कार्यालय के पास युवाओं के द्वारा पहुंचकर एक खून से लिखा हुआ पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनके द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि जो ईडब्ल्यूएस में शामिल होने वाले सवर्ण क्लास के युवा हैं, उनको 5 वर्ष की समय सीमा बढ़ाकर उनको छूट दिया जाए, ताकि कोरोना के बाद काफी समय से वैकेंसी सरकारी नहीं निकली है, इसलिए लोग काफी तादाद में जो ज्यादा उम्र हो गई है वो भी उसमें आवेदन भर सकें। इस पूरे मामले को लेकर करणी सेना भी मैदान में युवाओं के साथ उभरी है और युवाओं के साथ में करणी सेना के काफी पदाधिकारी भी रहे और उनके द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर और उस पर उचित मांग करते हुए कहा गया है कि अगर इस पूरे मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया तो वो आंदोलन भी करेंगे। बता दें कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए करणी सेना युवाओं के साथ में मौजूद रही। हालांकि इस दौरान सैकड़ों की संख्या में युवा मौजूद रहे। उनका साफ तौर पे कहना था कि जो सरकारी वैकेंसी निकल रही है, अन्य प्रदेशों की तरह उनको भी 5 वर्ष की समय सीमा बढ़ाई जाए और 5 वर्ष की आयु सीमा बढ़ने के बाद काफी तादाद में युवा जो हैं, जो बेरोजगार टहल रहे हैं, वो भी आवेदन कर सकेंगे और वो सरकारी नौकरी का लाभ ले सकेंगे। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि रायबरेली जिले में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है और जो सवर्ण क्लास के युवा हैं, उनके द्वारा इस तरह से खून से लिखा हुआ पत्र मिलने के बाद कहीं न कहीं युवाओं में जोश देखा गया और इस पूरे मामले में सदर एसडीएम आशाराम वर्मा के द्वारा बताया गया है कि उनको सीएम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जो वहां तक पहुंचाया जाएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। उधर सिद्धार्थनगर एसएसबी 43वीं बटालियन के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्या है पूरी खबर, हमारे संवाददाता राकेश यादव की रिपोर्ट देखिए। सिद्धार्थनगर जिले के अलीगढ़वा बॉर्डर पर 2 महिला तस्कर को एसएसबी 83 बटालियन के जवानों ने गिरफ्तार किया। महिला जो है 8 किलो चरस जो है लेके वहां से गुजर रही थी। गश्त के दौरान एसएसबी 83 बटालियन के जवानों ने 2 महिला को गिरफ्तार किया और उसे अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया। आगे की कार्रवाई में वहां अलीगढ़वा की पुलिस जुट गई। आपको बताते चलें कि जबकि 3 सुरक्षा एजेंसियां वहां होने के बावजूद इस तरह से तस्करी होती है, तस्करी को रोकथाम के लिए कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया जाता। आए दिन उस बॉर्डर से तस्करियां होती हैं और सामान भी बरामद होते हैं तस्करी के, लेकिन सुरक्षा जो एजेंसी है वहां फेल नज़र आ रही है। इस तरह से जब नेपाली महिला जो कि 2 नेपाली महिला तस्कर को 8 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया जाता है एसएसबी द्वारा गश्त के दौरान, लेकिन इस सब तस्करों के खिलाफ अंकुश लगाने में वहाँ की बॉर्डर की जो सिक्योरिटी लगी हुई है फेल नज़र आती है। अब देखने की बात यह है तस्करी की रोकथाम को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं जो है ये सुरक्षा कर्मियों द्वारा, लेकिन आए दिन बॉर्डर से जो है तस्करियाँ हो रही हैं। तस्करी को रोकथाम के लिए कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाता है, एक बड़ा सवाल है। जबकि 3 सुरक्षा एजेंसियाँ वहाँ लगी हुई। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। वहीं सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ में फर्जी अस्पताल का खुलासा हुआ है। पूरी खबर बता रहे हमारे संवाददाता राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में फर्जी तरीके से चल रहे अस्पतालों का जांच शुरू हो गया है। वहीं फर्जी तरीके से अस्पतालें भरमार हैं और जो है डॉक्टरों की वहां कमी भी है अस्पतालों पर, जिसकी तरह से वहां ऑपरेशन भी किया जा रहा है। उन सब शिकायतों को लेकर सीएमओ मौके पर पहुंचे, जांच के लिए। 2 दिन पहले एक अस्पताल में महिला की मौत हो गई थी। फर्जी तरीके से ये अस्पतालें चल रहे थे, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए
आदेश जारी हुआ था जिलाधिकारी द्वारा। तो मौके पर सीएमओ पहुंचे और जांच की, जांच में कमियां पाया और जो है 2 अस्पतालें सीज कर दिया। अब वहां जो इस तरह से फर्जी अस्पतालें चल रही हैं, मौत जो है हो रही हैं, महिलाएं की मौत हो गई थी, एक बच्चे का भी मौत हो गया था। इन सब शिकायतों को लेकर जांच शुरू की गई थी। जांच में सही पाए जाने पर उनके खिलाफ अस्पतालों की कार्रवाई भी की गई। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। तो रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।